नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है, क्या बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। 80 वर्षीय राधे श्याम जी अपनी पत्नी मंजू के साथ गांव में रहा करते थे। परंतु जब से मंजू जी का देहांत हुआ तब से राधे श्याम जी शहर आकर अपने बेटों के साथ रहने लगे। राधे श्याम जी के 4 बेटे थे, चारों शादीशुदा थे और शहर में अलग अलग घर बनाकर रहते थे। राधे श्याम जी की गांव में अच्छी खासी ज़मीन थी, वे वहीं अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। राधे श्याम जी का खर्चा आसानी से चल जाता था, लेकिन मंजू जी की मौत के बाद कुछ समय के भीतर ही बेटे जब घर पर आए तो राधे श्याम जी के बेटों ने उनसे कहा, पापा गांव में रहा ही क्या है, आप हमारे साथ शहर चलो और वहाँ बच्चों के साथ आराम से रहना और अपनी बहू से भी अपनी सेवा करवाना। तभी उन्होंने सोचा, बात तो सही है, यहाँ रह के मैं क्या करूँ। तभी उन्होंने अपने बच्चों की बातों में आकर अपने ज़मीन जायदाद का बंटवारा चारों बेटों में बराबर बराबर कर दिया और अपने बड़े बेटे के साथ शहर आ गए, उसी के साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाया और कहा, देखो भाई, पिताजी को मेरे यहाँ आए लगभग 3 महीने हो गए हैं और अब तुम उन्हें अपने साथ कुछ दिनों के लिए रखो, क्योंकि मेरे यहाँ कौन सा पैसों का पेड़ लगा है कि सारा खर्चा मैं ही कर लूँ। प्रॉपर्टी में तो सबको बराबर हिस्सा मिला है ना। फिर पिताजी को सब अपने यहाँ बराबर बराबर समय तक झेलो जब तक वे जिंदा हैं। फ़ोन पर बात करके चारों भाइयों ने निश्चय किया कि वे अपने पिताजी को किन किन महीनों में किस किस भाई के यहाँ रखेंगे। राधे श्याम जी का बुरा समय शुरू हो गया था। वह 3-3 महीनों के लिए बेटों के यहाँ बट कर रह गए, चाहे उनका मन हो या ना हो। 3 महीने पूरे होते ही उन्हें सवेरे रवाना कर दिया जाता, यहाँ तक कि भूखे पेट ही। 3 महीने पूरे होते ही उनके बेटे जैसे आने वाले 9 महीनों के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। यह भाव उनके चेहरे से पता चल जाता कि उनके पिताजी के जाने से उन्हें कितनी संतुष्टि होती। उन्हें अपने पास रखना उनकी मजबूरी थी या उनके दिल के कोने में इंसानियत कहीं जिंदा थी, जिसके कारण अपने पिताजी को अभी तक अपने पास रखे हुए थे। पर जल्द ही वह इंसानियत भी मर गई और उन चारों बेटों को अपने पिताजी को 3 महीने भी अपने पास रखना भारी लगने लगा। यदि उनका चश्मा भी टूट जाता तो उसका खर्चा भी चारों आपस में बताते, और ऐसे ही यदि तबीयत खराब हो जाती तो चारों आपस में लड़ने लगते। कोई कहता कि सारा पैसा मैं ही क्यों दूँ, चारों मिलकर बांट कर देंगे। तो कोई कहता पिताजी तुम्हारे यहाँ हैं तो उनका सारा खर्चा तुम्हें ही देना चाहिए। कभी कभी तो बहुत गुस्सा हो जाते और कहते वैसे ही खर्चे कम थे और एक मुसीबत आ गई, हमारे गले पड़ गई। राधे श्याम जी सोचने लगते कि क्या मेरा खर्चा इतना ज़्यादा है कि मेरे चारों बेटे मिलकर भी मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। अपने बेटों की इन सभी हरकतों से वे तंग आ चुके थे और फिर एक दिन चारों भाई आपस में अपने पिताजी के खर्चों के कारण लड़ रहे थे। तब राधे श्याम जी गुस्से में आकर घर से निकल गए और सड़क पर चले गए। सड़क पर चले जा रहे थे कि सड़क पर चलते चलते अचानक से ठोकर खाकर गिरने लगे कि तभी उन्हें किसी ने गिरने से संभाल लिया। और यह कोई और नहीं बल्कि वह अनाथ लड़का था जिसे राधे श्याम जी ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके, अपना नाम बना सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इस लायक कि वह अपना खर्चा उठा सके। क्योंकि जब तक मंजू जी जिंदा थीं तब तक राधे श्याम जी उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा भेजा करते थे, लेकिन जब से मंजू जी की मौत हुई तब से वह अपने खर्चों के लिए भी दूसरों के मोहताज हो गए थे। इसलिए वह अपनी मजबूरी के चलते उसे कोई खर्चा नहीं भेज पाए, इसलिए वह बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने श्याम से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसा अभागा बाप हूँ कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा तक नहीं उठा पाया। उन्हें इस परिस्थिति में देखकर बोला, नहीं बाबूजी, मेरी पढ़ाई तो हो गई थी, जितना खर्चा आपको भेजना था आप भेज चुके हैं, अब तो मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। और श्याम उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। उधर चारों बेटे खुश थे, यह सोचकर कि चलो अच्छा हुआ बला टली। श्याम जैसे ही बाबूजी यानी राधे श्याम जी को घर लेकर पहुंचा तो श्याम की पत्नी मेघा राधे श्याम जी के पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, हम दोनों कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जाने कब आप और माँ जी यहाँ आएंगे, कब हमें मिलेंगे। इतने में श्याम, हाँ बाबूजी, माँ जी कहाँ हैं। माँ जी का जिक्र हुआ
तो राधे श्याम जी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से एकाएक आंसुओं की धार बह पड़ी। वह बोले, 3 महीने पहले बीमारी के चलते मंजू मुझे छोड़कर चली गई। इतना सुनकर श्याम भी रोने लगा। रोते रोते वह बोला, बाबूजी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। इतना बदनसीब हूँ, मैं जन्म के बाद माँ बाप ने छोड़ दिया, फिर जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया उस माँ को उसके अंतिम समय पर मैं देख तक ना सका। राधे श्याम जी और श्याम दोनों ही रो रहे थे। उन्हें देख मेघा भी रोने लगी और उन दोनों को चुप कराते हुए बोली, बाबूजी शांत हो जाइए। मानती हूँ माँ नहीं है, लेकिन आपके बच्चे वह तो आपके साथ आपके पास है ना। तभी राधे श्याम जी ने कहा, नहीं बेटी, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। ऐसे बच्चों से तो बिन बच्चों के अच्छा होता। कम से कम यही कहा जाता कि औलाद नहीं है। श्याम और मधु दोनों उनके हालात देखकर समझ चुके थे कि उनकी स्थिति क्या है। श्याम राधे श्याम जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, बाबूजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं? राधे श्याम जी ने उसे गले लगा लिया। वह बोले, नहीं बेटा, तू तो मेरे उन 4 नालायकों से अच्छा है। श्याम बोला, बस तो आप अब हमारे साथ ही रहेंगे और हमें छोड़कर जाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। उनकी बातें सुनकर मेघा और श्याम के सर पर हाथ रखते हुए राधे श्याम जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब राधे श्याम जी अपने बेटे श्याम के साथ रहने लगे। श्याम और मेघा दोनों राधे श्याम जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते और राधे श्याम जी बहुत खुश थे। कुछ समय में राधे श्याम जी ने अपने चारों बेटों को अपने वकील से कहकर फ़ोन करवाया और उन्हें गांव में आने को कहा। चारों पहले तो टालामटोल करने लगे, फिर जब वकील ने कहा कि उनके पिताजी ज़मीन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो अगले ही दिन चारों गांव आ गए, जहां राधे श्याम जी का पुराना घर था, जिसमें मेघा ने सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। सभी लोग ज़मीन के लालच में गांव आए। घर पर आते ही मेघा ने सबसे पहले सबको चाय नाश्ता कराया। फिर राधे श्याम जी वकील के साथ वहां आ गए और बोले, बहुत हो गया नाश्ता वास्ता, उठो अब यहाँ से। चारों बेटे चौंक गए, क्योंकि इससे पहले पिताजी ने उनसे कभी भी इस तरीके से बात नहीं की थी। अब राधे श्याम जी ने अपने चारों बेटों से कहा कि तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए बुलाया गया है कि मेरी ज़मीन जायदाद पर अब तुम लोगों का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। उनका इतना कहते ही उनके बेटों के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। चारों एक साथ बोले, ये क्या कह रहे हैं पिताजी? राधे श्याम जी ने कहा, पिताजी, तुम्हें उस दिन से इस पिता की याद नहीं आई? मुझे तुम लोगों का घर छोड़े लगभग 6 महीने हो गए, पर किसी ने भी ये जानना तक ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं या नहीं। ऐसी औलाद किस काम की? और हाँ, आज से मेरी सारी ज़मीन जायदाद का मालिक मेरा बेटा श्याम है, जिसने मेरे खून से बढ़कर मेरी सेवा की। तभी श्याम ने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे ज़मीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत गरीब था, क्योंकि मेरे पास माँ बाप नहीं थे, जो हर दौलत से बढ़कर है। पर आज मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं बाबूजी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। उसकी बातें सुन राधे श्याम जी बोले, देखो, यह होती है औलाद, इसे कहते हैं सच्चा बेटा। एक तुम थे, जिनके यहाँ मुझे एक एक रोटी गिन गिन कर दी जाती थी, जहाँ मैं एक एक पाई को मोहताज हो गया, जहाँ मेरी छोटी से छोटी बीमारी को लाइलाज बनाकर बताया जाता था। जैसे कितना खर्च हुआ है, मेरे हर छोटे छोटे खर्चे का हिसाब चारों आपस में बताते, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा शौकीन मिजाज में रहने वाला मैं ही हूँ। और एक तरफ ये मेरा बेटा है, जिसने इन 6 महीनों में मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरा अपना खून नहीं है या मैं इसका पिता नहीं हूँ। आज से यही मेरे सब कुछ है और मेरी सारी जायदाद आज से इसी की है। इतने में चारों बहुएं एक साथ बोली, अच्छा, और जो हमारे घर पर जो हमारा खर्चा कराया उसका क्या? वह कौन देगा? राधे श्याम जी बोले, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। एक काम करो, यहाँ बैठकर तुम लोग अपना अपना पर्चा बना दो कि मैं किसके यहाँ
कितने पैसे का खाना खाया या मेरी वजह से तुम्हारा कितना खर्चा बढ़ा। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। 1 घंटे बाद जैसे ही राधे श्याम जी वापस आए, उन्होंने देखा कि चारों बेटे हाथों में लिस्ट लिए खड़े थे। दिखाओ कितना खर्चा है। किसी ने 50,000 लिखा तो किसी ने 60,000, किसी ने 45 तो किसी ने 90,000। वह बोले, अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैं 1 साल में इतना खर्च करता हूँ। काश तुम्हारी माँ की उस दर्द की कीमत लगा पाता जो उसने उस वक्त सही होगी जब तुम्हें जन्म दिया। काश उन रातों की कीमत लगा पाता जब हम दोनों तुम्हारे लिए जागा करते थे। काश मैं उन खर्चों की कीमत का हिसाब लिख पाता जो आज तक हमने किया। फिर उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, जिसका जितना बनता है उतने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और हाँ, और ना ही तुम्हारा मेरी ज़मीन जायदाद पर कोई अधिकार है। चारों अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन राधे श्याम जी ने उन्हें धक्का देकर अपने घर से भगा दिया और अपने बेटे श्याम के पास आकर शहर में रहने लगे। मेघा भी अपने ससुर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, बिल्कुल बेटी की तरह। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ खून से ही कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।